मॉर्निंग स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगत और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता कि अभिकारक की सांद्रता किस तरीके से अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। तो आप जानते हो कि वेग नियम के अनुसार, ठीक है, हमने रेट लॉ पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में। जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कि अभिकारक की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट हमने पहले भी क्लियर कर चुके हैं। सेकेंड है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये मेरे पास एक पेपर है। ठीक है, ये पेपर है, अब मुझे इस पेपर को बंद करना है। ठीक है, या फिर मैं इसको सीधे बंद कर लूँ। अगर मैं इसको सीधे बंद करूँगी, ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूँ, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया तो टेक्निकल टर्म में मैं बोलूँ कि मैंने इस पेपर का जो सरफेस एरिया है उसको कम कर दिया है और अब मैं इसको जलाना चाह रही हूँ, इसको बंद करना चाह रही हूँ। तो क्या होगा, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? पहले वाली, जब मैंने पेपर को खोला था, ठीक है, मतलब जब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, या फिर जब मैंने इसे फोल्ड कर दिया था। तो ऑब्वियसली जब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ये जल्दी जलेगा। इसका मतलब सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर ये ज़्यादा होगा तो रेट भी ज़्यादा होगा, अगर ये कम होगा तो रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कि उत्प्रेरक की उपस्थिति किस तरीके से अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। ठीक है, आप जानते हो कि उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन वो क्या कर देता है, केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट जरूर कर देता है, या फिर उसकी दर को बढ़ा देगा या घटा देगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो रेट कैटलिस्ट के होने के कारण, किसी भी अगर रिएक्शन में कैटलिस्ट की प्रेजेंस है तो उसके कारण क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस की अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अब वो कैसे बढ़ती है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये देखो, ये ग्राफ बनाया है ना, तो ये देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप जानते हो कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए क्या होता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराते हैं, कोलिजन होती है। ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और आप ये भी जानते हो कि सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। मतलब जैसे ये ग्राफ, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये एक बैरियर होता है, ये बैरियर है जिसको मैंने ये ऐसे दिखाया है कि जो मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि इस बैरियर को क्रॉस कर पाए, ठीक है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी नहीं हो पाती, या फिर इतनी हो, या फिर वो यहाँ इससे कम हो, मतलब तो वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसको ये बैरियर होता है। ठीक है, तो जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए होती है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इस बैरियर को क्रॉस करने में, इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हो रहा है? जिन मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो इसको क्रॉस कर लें तो प्रोडक्ट बना देते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन में, वो इस बैरियर को कम कर देता है। सपोज करो कि कैटलिस्ट को डालने पर बैरियर कम हो गया, इस टाइप से हो गया। ठीक है, बैरियर कम हुआ, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, और एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देगा, इसका मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल, अब ये गैप कम हो गया है, इसका मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो पाएगा। क्लियर हो इतना? तो हम यहाँ से ये इसको समराइज ये कर सकते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्या कर देता है, उस गैप को, जो एनर्जी गैप है उसको कम कर देता है, मीन एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या है, ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होना मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है ना, तीसरा पार्ट क्लियर हो गया। अब देखो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो अभिक्रिया की दर को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा, उसको मान 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर कई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, और अगर हम उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू कर देती है। मतलब सपोज करो कि हम खाना बना रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो अगर हम किसी बर्तन में हमने खाने का सारा सामान मिक्स कर दिया, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, सब्जी डाल दी, तो वो रिएक्शन तो नहीं होगी ना। सब खाना बनने के लिए क्या होना चाहिए, हमें उसको इग्नाइट, गैस का जलना जरूरी होना चाहिए। अगर उसको टेम्परेचर मिलेगा
तभी जाके हमारा खाना बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि विथ राइज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। और ये देखा गया है कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस की प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर जो रेट है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट एट T+10 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस, और इसकी वैल्यू आती है 2 और 3 के करीब किसी भी रिएक्शन के लिए। तो अब किसी भी रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री भी इंक्रीज किया जाए तो रिएक्शन का जो रेट है वो ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस या थ्राइस के बराबर हो जाता है। तो कहने का मतलब है हम ये लिखेंगे कि विथ राइज ऑफ द टेम्परेचर, कि तापमान के बढ़ने पे रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो रहे हैं? ये 4 पॉइंट हमने नोट कर लिए। पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी रेट क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, कि सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, थर्ड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति भी क्या करती है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती है। और चौथा था हमारा टेम्परेचर भी क्या करता है, रेट को इफेक्ट करता है, उससे भी रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, 4 पॉइंट तो ये लिख दिए। 5वां पॉइंट इसमें आता है, मैं इसमें लिख नहीं पाई, इसमें जगह नहीं थी। तो 5वां पॉइंट है इसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि जो रिएक्टेंट का नेचर है, जो रिएक्शन में अभिकारक है, उसके मॉलिक्यूल्स की नेचर कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब है कि उनके बीच की बॉन्डिंग कैसी है। ठीक है ना, बॉन्डिंग भी रेट को इफेक्ट करेगी। अगर बॉन्डिंग रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है उसमें जो बॉन्डिंग है वो वीक होगी तो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड होगी। ठीक है ना, अगर बॉन्डिंग क्या है, ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो रिएक्शन थोड़ा पहले की कंपैरिजन में थोड़ी देर से प्रोसीड होगी। क्योंकि देखा गया है ना कि जैसे हम सपोज हम ले लेते हैं नेचर में सॉलिड लिक्विड गैस ले लेते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस के अगर हम कंपैरिजन करें, अब हम जानते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत वीक होता है। तो इस टाइप का अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कंपैरिजन है इन तीनों के बीच में। तो नेचर अलग अलग तरीके से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है इतना? तो आपके पास एग्जाम में आएगा तो आप बस 5 पॉइंट लिख देना। एक ये हो गया कंसंट्रेशन, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा कैटेलिस्ट, चौथा टेम्परेचर और 5वां नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए।